We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर। हमारे मुल्क में चाहे जजेस की बात हो यानी कि जुडिशरी की बात हो, जनरल्स की बात हो यानी फ़ौज की बात हो, तो इसके हवाले से बहुत से ऐसे कारनामे ज़रूर हैं इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के जो काबिल तहसीन हैं, काबिल सताइश हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिससे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। अगर जो कि ये दो ऐसे पिलर्स हैं हमारे मुल्क के कि जिनके ऊपर तमाम जो एक मुल्क है या एक कौम का फ्यूचर जो है वो इस्तवार होता है, जो छत जो है उसके ऊपर पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों ने इन पिलर्स का बेजा इस्तेमाल भी किया है। मैंने आज के प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान को दावत दी है जिन्होंने जजेस और जनरल के नाम से किताब लिखी, उसके बहुत से वॉल्यूम्स आए। अब ये किताब उन्होंने क्यों लिखी और उन्होंने ये टाइटल जो था जजेस और जनरल का यही क्यों चूज़ किया, उनसे हम पूछेंगे। इनका मैं तारुफ कराई देती हूँ। FIA के डायरेक्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान की में पुलिस में उन्होंने सर्व किया है एज SSP, बहुत अरसा अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और ऑथर भी हैं। इनाम रहमान सरी साहब, इनको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल सही। सरी साहब, किताब लिखी है आपने जजेस और जनरल के नाम से और आपने हमेशा जब भी वॉल्यूम आया आपने वो तोहफ़तन मुझे भी दी, इसका बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में है कि टाइटल जजेस और जनरल, इसकी क्या ख़ास वजह थी? बहुत शुक्रिया, ये एक बड़ा ही बुनियादी सवाल था। मेरे अपने हिसाब में पाकिस्तान की तारीख़ में अगर इन दो किरदारों को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ ज़ीरो हो जाती, ठीक, मेरे अपने हिसाब में। अब किस्सा ये है कि जजेस क्यों इनका नाम इस्तेमाल किया कि इन्होंने जजेस के बारे में जी जी। कि इन्होंने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था। अब एक आपको बहुत आला उसमें लेके जाते हैं वहाँ पे, जिसे कहते हैं कि आला पाए के आप जो ना वो शख्सियत हैं एक मुल्क में, जो भी जस्टिस साहब हैं या चीफ जस्टिस साहब हैं, फिर उसके साथ आपकी जिम्मेदारी भी है। आपने सिर्फ वो ओहदा एंजॉय किया और कानून जो भी आपके सामने आ गया, जो पिछला चलता आ रहा है पिछले 200 साल से जी। आपने ये नहीं देखा कि मेरे जज होने के नाते आपने सिर्फ यही किया कि जनाब हुकूमतों के साथ मिलके या हुकूमतों के खिलाफ होकर आपने अपने फैसले दे दिए, अपने आप को बड़ा बनाते रहे। किस्सा ये था कि आपने आवाम के लिए क्या किया। आपका भी तो हक बनता है, आप आवाम से अलग नहीं हैं, आवाम ही से गए हैं तो आप जजेस बने हैं। अब आपने क्या किया, मैं एक मिसाल देता हूँ, ये दुनिया भर में मशहूर है। अमेरिका में एक जज गुजरा है मार्शल के नाम से, जस्टिस मार्शल। जब उसे महसूस हुआ, अब जब वो चीफ जस्टिस बन गए, जब वो आ गए, जब वो फैसला करने की पोजीशन में, आप ये देखिए, मैं अभी इसके पैरेलल एक और आपके सामने एक बात रखता हूँ, 1 मिनट लेता हूँ कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। ये हमेशा यही कहेंगे जजेस भी, इसका जवाब एक ही देंगे कि जनाब ये तो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया हमने तो उसके मुताबिक फैसले दिए। जब पार्लियामेंट जो है ये आपको पता है वो किसी वजह से वो जो ना वो इम्पोर्टेंट है, वो लॉ नहीं बना रही, या वहाँ पे कोई गासिबाना कब्जा किसी और कुव्वतों का हो गया है, या वो किसी और मुल्क के इशारे पे काम कर रही, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, आपका फ़र्ज जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ जो भी लफ्ज़ होगा, जो भी फ़िक्रा होगा, वही कानून होता है। पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं करती अनलेस के दोबारा जो पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए जो है वो इतनी सुस्त है, वो चीफ जस्टिस के बनाए हुए किसी रिमार्क्स को या उसके कानून को या उसके किसी फिक्र को वो कैसे वो रिकन्सिडर करके उसको कहेंगे क्या है, इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे, नहीं कर सकते थे। तो ये इसका फ़ायदा उठा के ये जितने मैंने गुजारिश की, अब यहाँ अभी भी हमारे पास 1800 सदियों के चल रहे हैं वो कवानीन, उसमें पुलिस एक्ट भी 1861 लगा लीजिए, उसमें 1888 का सिविल प्रोसीजर वो भी लगा लीजिए, जो भी आप लगाते जाए, जितने भी माइनर लॉज हैं वो भी वहाँ पे कर दीजिए। अब ये 200 साल पुराने जो है वो कवानीन अभी भी अगर वहाँ पे उनके तहत आप फैसला करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जजेस को खुद, आपको तो पता है ना कि ये बेल का कानून तब्दील होना चाहिए। चीफ जस्टिस हर एक को ये आते हुए महसूस होना चाहिए था कि ये जो मेरे जजेस नीचे
500 रुपए में जो है वो स्टे ऑर्डर भेज देते हैं और उसके बाद 10-10 साल प्रॉपर्टी लटकती रहती है। तो ये मुझे कानून तब्दील करना चाहिए। अपने जजेस को ये कहना चाहिए था कि नो स्टे ऑर्डर का जो कानून है, ये स्टे ऑर्डर जो यहाँ इंजंक्शन कहते हैं ना, जिसको इंजंक्शन यहाँ पे कहते हैं, तो लेकिन आप देखिए 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती। आप वो हफ्ते के अंदर अंदर उनका नहीं इसको निपटाएं, वगरना इंजेक्शन कोई नहीं। वैसे ही आप कर देंगे जनाब, सिर्फ एक फिक्रे में पूरी कौम की बका इसमें है कि वो कोई भी चीफ जस्टिस, अब ये बड़े बड़े नेक भी आए हैं और बड़े बड़े जो ना वो घाक किस्म के चीफ जस्टिस भी आए हैं, लेकिन किसी ने ये अपनी पावर जो है ना वो सरेंडर नहीं की कि जनाब मेरे और मेरे जजेस जो है ना वो 3 दिन से ज़्यादा किसी स्टे को नहीं रखेंगे। तीसरे दिन वो इकट्ठे होंगे, उन्हें कह दिया आप अपना फैसला करिए कि यस और नो, बाकी मुकदमा अपनी जगह पे चलता रहेगा, स्टे नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे हुकूमतों ने 9 साल जो है वो उसमें सूबाई हुकूमतें की हैं स्टे पर, एक स्टे पर। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगी, आपके जजेस की आपने बात की। अच्छा, हमारे मुल्क में ज़ाहिर काबिल एहतराम है जुडिशरी और हम उनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कहा ही जाता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसको पावर मिलती है ना, फिर वो पीछे नहीं देखता, फिर वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करता है। उसमें चीफ जस्टिस हूँ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चीफ जस्टिस क्या नाम था उनका, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने शुरू में एक जो मूवमेंट चलाई और पूरे पाकिस्तान उनका साथ दिया। बाद में उन्होंने क्या खिलवाड़ किया जुडिशरी के साथ कि लोग आज भी उनका नाम जो है वो रिस्पेक्ट से नहीं लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली। मेरे 200 सफ़ात इसके और इसके बेटे के ऊपर हैं कि ये इस किताब में, मेरी किताबों में उसके ऊपर मैंने क्लियरली लिख दिया कि जनाब आप उसको एक लफ्ज़ को चैलेंज के लिए यहीं पे होते हैं, वो खुद भी यहीं पे हैं, किताबें भी लिखी हुई हैं। आप लिखिए कि जो उस किताब के जनाब आपने ये फिक्रा जो ना ये गलत लिखा है मेरे बारे में। अब आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ भले वो डिक्टेटर था, उसने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया इमरजेंसी नाफिज करके, ही वाज राइट इन हिज डिसीजन अगेंस्ट चीफ जस्टिस, ही वाज वेरी करेक्ट। मुल्क जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से आप ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा था। आप उसको अगर ज़रा थोड़ा सा अमेंड कर लेते और उसको, चलिए अगर वो पावरलेस होता जा रहे थे जनरल मुशर्रफ, तो आप उसको कंटेन कर लेते, किसी न किसी तरीके से उसको आप चांस देते, इसलिए कि वो मुहिब वतन तो था ना। तो उनकी जो कार्रवाई थी उस वक्त की जुडिशरी के खिलाफ या जो नजर बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी, और वो कोई वो बनता ही नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना कि मेरी एक किताब, मैंने एक चैप्टर मेरे जहन में नहीं, मैंने इसकी पूरी तफसील लिख दी है कि वो बेसिकली इमरजेंसी बनती ही नहीं थी, जिसके आपने वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के और वो सारा 3 नवंबर की, जिसे आप कहते हैं कि इमरजेंसी क्यों की है। अब आप मैं अब आप लोगों के सामने, अगर लोगों को वो भूल गया हो मामला, वो 15 साल पुराना किस्सा, मैं बता रहा हूँ कि वो बेसिकली वो जो इमरजेंसी का वो नाफज करना था वो कानूनी तौर पे खिलाफ कानून बनता ही नहीं था, नंबर 1। और नंबर 2 ये जो जजेस ने बैठ के अपने तौर पे किया था ना कि ये कंटेम्प्ट की थी हमने, ये वो सारे का सारा किस्सा जो है वो फर्जी था। अब आप जजेस के हिसाब में किसी जगह पे कोई इजलास नहीं हुआ, वो या चौधरी इफ्तिखार साहब के उसके मैयत के साथ वो जिन लोगों ने दस्तखत किए कि जनाब ये इजलास हुआ था और हमने ये कानून पास किया, वो सारा बाई सर्कल जो ना वो एक दूसरे के साथ गया, उसमें 3 जजेस के दस्तखत भी जाली हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। इसको थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर एक और चीफ जस्टिस आए जो अभी कुछ से पहले डैम फंड के लिए उन्होंने बहुत दौरे किए और बड़ा फंड इकट्ठा किया, और उनका एक ऐसा शहाना अंदाज था कि वो जहाँ चाहे जब चाहे किसी भी जगह घुस जाते थे और लोगों को बिल्कुल मतलब एक तरह, वो एक मैं वीडियो देख रही थी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे पेरिस के, भट्टी साहब, उन्होंने पाकिस्तान में एक अस्पताल बनाया और वहाँ अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया, और वो उनके अस्पताल में घुस के उनके कपड़ों पर उनको तनकीद की, उनको इतने बुरे तरीके से डांटा, और वो मीडिया दिखा रहा था। उन्होंने जो अपना एज अ चीफ जस्टिस जो उन्होंने सारे एक्शंस किए, आप उसके बारे में आपकी राय क्या है? बहुत बुरी, मतलब वो बिल्कुल ही अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर था। वो जस्टिस वाला किरदार था ही नहीं था। जस्टिस का क्या काम है कि पब्लिक में जाके इस किस्म के अपने ख्यालात का या उसका इजहार करे, या वहां पे जाकर और आप बाहर जाके आप चैरिटी से इकट्ठी कर रहे हैं बीइंग अ चीफ जस्टिस, और आप पब्लिक के साथ करिए, या तो फिर उसका हिसाब भी दीजिए ना। चैरिटी अगर आपने इकट्ठी किया तो जाते हुए आखिरी दिन निकाल के जाना चाहिए था कि भाइयों मैंने आपसे ये पैसा जमा किया,
وہ 4 अरब बनता था, 10 अरब बनता था, और ये जो है ना मैं छोड़ के जा रहा हूँ. نہیں وہ تو کہہ گیا ہے کہ میں حکومت کو دے کے گیا ہوں, ان کے پاس ہے فنڈ, ڈیم فنڈ, اب پتہ نہیں وہ کہاں لگ رہا ہے یا کیا. یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا. اب یہ کوئی پوچھے نا کہ وہ ڈیم فنڈ کا پیسہ وہ 1 2 4 ارب نہیں ہے, وہ شاید پتہ نہیں کتنے ارب, 10 12 ارب کے قریب رقم ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے. اس کا کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا. ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کیا یہ جو جسٹس صاحب کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ جسٹس صاحب وہی نہیں ہے کہ جو خود ایک آدمی سے شراب جو ہے نا وہ ریکور کرتے ہیں, شرجیل میمن کے پاس سے, جی شراب ریکور کرتے ہیں, میڈیا میں خبریں آتی ہیں, تصاویر آتی ہیں, شور مچ جاتا ہے, لیکن جب وہ مہینے کے بعد کارروائی دیتے کہتے نہیں جی وہ تو شہد تھا. اب جس ملک جس چیف جسٹس کے اندر یہ قانون چل رہا ہے, کیا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ جناب مجھے سب سے پہلے یہ لا چینج کرنا ہے, میں نے لا اس کا یہی ساری دنیا میں یہی ہے, اور خاص طور پہ سعودی عرب میں, خاص طور پہ ایران میں. انہیں کہتے ہیں کہ جج جو ہے نا جب اس نے فیل کر لیا, محسوس کر لیا, اس کے سامنے کوئی ایویڈنس آ گئی, جب اس نے ویڈیو آ گئی, جب اس کے سامنے تصاویر آ گئیں, جب اس نے آپ دیکھ لیا, جب اس نے محسوس کر لیا, تو وہ جج کا جو دماغ ہے بیسیکلی وہ فیصلہ اور اسی وقت کرنا چاہیے اس کو. ویسے یہ شہد والے جو وزیر تھے, سوری وہ گنڈاپور تھے شاید, ان کی بات آپ نے کی. نہیں شرجیل میمن ہی تھے, شرجیل میمن نہیں, ان سے بھی ایک بوٹل ریکور ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ تو ہنی تھا, شہد تھا نہ, تو وہ بھی تو آپ دیکھیں, اب 10 سال کے بعد عتیقہ اوڈو کو آپ بری کر دیتے ہیں کہ جناب وہ شراب نہیں تھی, ایویڈنس نہیں ملی. کیا یہ بتائیے کہ اس نظام میں اگلی بات پھر وہی آ جاتی ہے, کیا اس کو عمران خان صاحب کو قانون میں یہ تبدیلی نہیں کرنی چاہیے تھی فوری طور پہ کہ یہ جو لا آف ایویڈنس ہے آپ اس کو تو تبدیل کریں. لا آف ایویڈنس بھی وہی چل رہا ہے 1800 صدیوں کا, اور اس کو نام 1984 میں وہ دے دیا جنرل ضیاء کے زمانے میں کہ جناب یہ اسلامی قانون شہادت ہے, اسلامی کا نام لگا کے اس نے اپنے آپ کو شہیدوں میں شامل کیا تھا, باقی اس نے نری ضلالت کی تھی. جنرلز کی طرف آتے ہیں, ججز کی تو بات ہو گئی, اب خلاصہ ہی کر سکتے ہیں ہم, اب اس پہ ڈیٹیل نہیں ہو سکتی. جی ہاں ڈیٹیل. جنرلز آپ کے ٹائٹل میں شامل کیوں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ جنرل ساری یوں سمجھے محب وطن تھے, ابھی بھی ہیں اور جو پہلے بھی تھے, لیکن یہ جو گورننس ہے وہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اس لیے کہ وہ لوگوں کو تو ریلیف چاہیے. اب مہنگائی کا یہ غرض جہاں سے شروع ہوا, اگر آپ کر لیں آج کل مہنگائی کا پاکستان میں جو عالم ہے وہ آپ دیکھ لیجیے, بہت برا. لیکن اس سے پہلے ایوب خان ایک جنرل ہوتے تھے 1965, ممکن ہے آپ کی برتھ سے پہلے کی بات, بہت پہلے, لیکن میں یہی نا, لیکن اب آج مجھے یاد ہے اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا کہ جنگ ہونے سے پہلے بھی چینی 1 روپے 6 آنے تھی, اس زمانے میں وہ سکہ وہی چلتا تھا روپیہ, اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی وہ 1 روپے 6 آنے تھی. نہیں بڑی, لیکن تب ذخیرہ اندوز بھی تو نہیں تھے نا, کچھ لوگ بہتر بھی تھے, اس لیے کہ ان کو پیچھے سرپرست نہیں تھے. اب ذخیرہ اندوزی تو بات یہی ہوتی ہے نا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پیسے لے کے وہ اپنے پیسوں کو استعمال کر کے وہاں پہ رکھے, لیکن قوانین کہاں پہ ہیں. اگر آپ نے ان کو آج گرفتار کرنا ہے, اخباروں میں بڑی بڑی تصویریں لگانی ہیں, آج ہی کی سچویشن کو انالائز کر لیجئے, لگانی ہے, اور اس کے بعد دوسرے دن آپ وہ ایک کی بیل ہو جائے گی, دوسرا جو ہے نا وہ انگلینڈ میں چلا جائے گا. بھائی وہاں پہ مقدمے کہاں چلیں گے؟ آج تک 70 سال میں کوئی بندہ جو ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ نے ٹرائی نہیں کیا. آج تک مرڈر کا 70 سال میں مرڈر کا ایک بھی چشمدید گواہ جو نا وہ آپ کا اصلی نہیں ہے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے, 70 سال میں ایک بھی آپ نے ایسا گواہ پیش نہیں کیا جو کہ سچا ہو اور اس نے کہا جی کہ ہاں جی میں نے مرڈر ہوتے دیکھا ہے, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں. ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم حلف لیتے ہیں ہم قرآن پاک کے نام کا, اور اس کے بعد اسی سے کھلواڑ کرتے ہیں. آپ کسی اس کو سارے کو اسلامی قانون شہادت میں لپیٹ دیجیے, آپ اس کو یہ کر لیجیے. بھائی باقی دنیا میں شہادتیں کیسے چلتی ہیں؟ آپ کی بات سننے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ملٹری کورٹس کو کمپیئر کریں ود ہماری عدالتوں کے ساتھ, تو پھر ملٹری کورٹس بہت بہتر ہیں. انہوں نے جتنا انصاف دیا ہے ملٹری کورٹس کو, اتنا پوری جوڈیشری نے مل کے بھی 70 سال میں نہیں دیا, یہ میں کہتا ہوں. تو جنرلز آر اسٹل بیٹر دین ججز. میں بتاتا ہوں, ججز صرف استعمال ہوئے ہیں,
जजेस की अपनी नालायकी थी, उनकी अपनी हिर्स थी, उनकी अपनी हवस थी, जिसकी वजह से उन्होंने बर्बाद। अगर कोई आदमी कंट्रीब्यूट करना चाहता तो एक जस्टिस जो है ना वो पाकिस्तान को यहाँ से यहाँ ले जाता था। मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो जस्टिस मार्शल का आप इंडिया वो अमेरिका से उसका पढ़ लें कि उसने अपना किस तरीके से अपने मुल्क को जो है ना वो कवानीन रोज़ के रोज़ बना के उसने कहा जी मैनेजमेंट मैं करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कानून कैसे बनाने हैं। अब उसने दे के उसके बाद फिर वो इतना हीरो बना वहाँ की कौम का, पता नहीं वो बंदे मरते दम तक उन्होंने कहा जी यही चीफ जस्टिस रहेंगे हमारे। अच्छा, ये आपकी जो किताब है जजेस जनरल, कितने वॉल्यूम आ चुके हैं इसके अभी तक? ये 11 बन गए हैं सर। वाह। और ये कहाँ से मिल सकती किताब, अगर कोई किताब पढ़ना चाहे आप? नहीं, वो तो मैंने तो आजकल किताबें पढ़ने का और ख़रीदने का फ्रैंकली रिवाज नहीं रहा। ऑनलाइन पढ़ ये मेरे से inamsehri.com, वहाँ पे आप खोलिए, सारी की सारी किताबें उसी तरीके से आपको हैं। कोई भी सफ़ा डाउनलोड कर लीजिए, महफूज करिए। कहीं भी मेरी वाहद किताबें होंगी जहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये हकूक़ मेरे हैं, आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरी इजाज़त के बगैर। नो, inamsehri.com। आप सिंपली आप ये करिए कि जनाब वो डाउनलोड करिए, मेरा हवाला दे दीजिए कि जी मैंने ये इक़्तिबास जो ना ये, अब वो उसके बन गए 4250 सफ़े। अच्छा, माशाल्लाह पूरी किताबों के। अब सारों के सफ़े मुसलसल हैं, तो आप किसी भी सफ़ा का हवाला दे दीजिए, आपको वहीं पर। बहुत शुक्रिया इनामुर रहमान साहिब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, जजेस और जनरल के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू हुई और इसमें कोई शक नहीं कि जुडिशरी और हमारी फ़ौज मुल्क के दो बहुत बड़े हमारे अजीम पिलर्स हैं। लेकिन जैसे सरी साहब ने कहा कि पूरे तज्ज़िये के बाद इन्होंने किताबें सारे लिखी, इनकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बट ही स्टिल थिंक्स जनरल्स आर स्टिल बेटर देन जजेस। लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि हमारी जुडिशरी में भी ऐसे रिवोल्यूशन आए, जुडिशल रिफॉर्म्स हों, लोगों को इंसाफ मिले। और जो उन्होंने एक बात की, बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि जो स्टे ऑर्डर का हमारा निज़ाम है हमारे मुल्क में, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए, तो बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।